आपके भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल आज सलीम साफ़ी साहब के लिए भेजा गया है और साफ़ी साहब आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत में बड़ी तब्दीली की वजह क्या है? क्या अली अमीन गंडापुर की जगह नए सदर की तकर्री तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन पर असर डालेगी? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में ग्रुपिंग बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। 2013 से ये ग्रुपिंग चली आ रही है। परवेज़ खटक साहब का अपना ग्रुप था और अली अमीन वगैरह का अपना ग्रुप था, असद कैसर का अपना ग्रुप था। फिर वक्तन फ़वक्तन लेकिन इमरान खान साहब का जो वीटो पावर होता है उसकी वजह से वो सामने नहीं आता या उसका इजहार उसी तरीके से नहीं होता। अब अली अमीन साहब एक तरफ उनको वज़ीर आला बनाया गया था, दूसरी तरफ वो पार्टी सदर थे और तीसरी तरफ मुज़ाकराती कमेटी में भी डाले गए थे। तो पुराने जो पीटीआई के लोग हैं उनका बहुत एतराज़ हो रहा था कि सब कुछ उनको दे दिया गया है और जुनैद अकबर साहब जो है गालिबन उनको इसलिए बनाया गया है कि वो इस दौरान पूरी डटाई के साथ उन्होंने अपने लीडर का साथ दिया है और उन लोगों में नहीं थे जो कि दोनों तरफ खेल रहे थे। और अली अमीन गंडापुर से भी शायद ये एक जिम्मेदारी लेना चाह रहे थे तो उन्होंने ये काम कर दिया है। इससे तो बहरहाल बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि एक बंदा सब काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि जुनैद अकबर साहब जो है वो बाकी लोगों को इकट्ठा कर ले। सलीम साहब, आप तो काम के बोझ की वजह बता रहे हैं, लेकिन कयास आराइयाँ या ख़बरें कुछ इस तरह से भी हैं कि शायद खान साहब गंडापुर साहब से नाराज़ थे काफ़ी अरसे से। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ताकारी थी गंडापुर साहब का, उस हवाले से किरदार खान साहब उससे नालां थे या वहाँ पर कुछ मसले मसाइल पैदा हो रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कोई आने वाले जारहाना फ्रंट की तैयारी है। इन खबरों को कैसे आप देखते हैं? नहीं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। खान साहब हर किसी से हर वक्त नाराज भी होते हैं और खुश भी होते हैं, राजी भी होते हैं वो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। अच्छा सॉरी, आप कुछ साफ़ी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आगे? वरना आप एक मिसाल दे दे, एक रोज़ वो कहता है कि शेख रशीद को मैं ये भी नहीं रखूँगा, दूसरे दिन उनसे राज़ी हो जाते हैं और उनको अपना दायां बाजू बना लेता है। वो एक दिन एक लीडर के बारे में कहते हैं कि इनकी तो यही हैसियत है, बाबरावान साहब को देख लें, दूसरे दिन वो उनके साथ फिर होते हैं। तो खान साहब की ये राजगी और नाराज़गी जो है ये चलती रहती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। अच्छा जी, अगला जो सवाल आया है वो आया है फ़खर दुरानी साहब के लिए। फ़खर, आपसे पूछा गया है कि फ़खर भाई, तोशा खाना का हिसाब सिर्फ इमरान खान का होगा या बाकी वज़ीर आज़मों का भी होगा? शुक्रिया सवाल पूछने वाले जो हैं उनका। देखें, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशा खाना का केस है उसमें एक तो मिस डिक्लेरेशन के हवाले से है और दूसरा जो तोशा खाना के गिफ्ट्स हैं वो उसको अंडर वैल्यू करके उसकी जो अंडर इन्वाइसिंग और उसके हवाले से इल्ज़ामात हैं। जो बाकी जितने भी तोशा खाना से, क्योंकि तमाम वज़रा और बाकी भी माजी में हम देखें तो वो गिफ्ट्स लेते हैं, उनके हवाले से अगर कोई उनकी भी इस तरह की रिवायात या इस तरह की कोई एविडेंसेस वगैरह हैं जिसमें उन्होंने जो गिफ्ट्स हैं वो लेके आगे बेच दिए हैं और या फिर उसके बाद उन्होंने मिस डिक्लेयर किया है या अंडर वैल्यू उसके वो करके वो दिया है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी लाजमी तौर के ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई अगर ये साबित हो जाता है तो उनको जो भी सज़ा जिसका हक बनता है वो उसको दी जानी चाहिए। गो के डिबेटेबल, लेकिन गिलानी साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर तोशा खाना बना था। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि देखें, अगर वो उसका भी इसी तरह इमरान खान की तरह अगर वो उन्होंने कोई गिफ्ट्स लिए हैं और उसके बाद उन्होंने मिस डिक्लेयर किए हैं ये तमाम तर जो गिफ्ट्स थे उसके हवाले से, तो फिर उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी तौर पे होनी चाहिए जिस तरह इमरान खान के खिलाफ हो रही है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये भट्टी साहब ने सवाल करवाया है, लेकिन ये अयूब जतोई साहब ने करवाया है, सवाल किया है सवाल जी। अच्छा अयूब, मैं वैसे जेन्युइनली समझा कि ये भट्टी साहब जो है वो छुप के उन्होंने कोई अपना ये सवाल एक खुफिया अपने उससे भट्टी साहब आजकल बड़े हार्ट्स भेज रहे हैं अपने लिए हमारे यूट्यूब कमेंट्स के अंदर। तो भट्टी साहब अपने लिए कमेंट करा रहे हैं, वो कमेंट में भी किसी दूसरे को कहीं नहीं घास डाल रहे। अच्छा जी, थैंक यू फ़खर दुरानी साहब। अगला सवाल उमर चीमा साहब के लिए। चीमा साहब, आपसे पूछा गया है कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? मुश्किल माशी हालात और किफ़ायत शुमारी के ऐलान के दौरान तनख्वाहों में इजाफा कर लिया गया, क्या ये जायज़ है?
मेरा ख्याल है वो पंजाब असम्बली की भी हवाला दे रहे हैं और शायद खबरें कुछ चल रही हैं ना ये पार्लियामेंट के अरकान की, नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी इजाफा करने की, तो उससे मुतालिक सर बता दें। लीना, एक जब नेशनल असम्बली का कैंडिडेट कंटेस्ट करता है तो उसको अलाउड होता है कि वो 1 करोड़ तक इलेक्शन एक्सपेंस कर सकता है, अखराजात 1 करोड़ तक कर सकता है। पहले तो बहुत कम थे, 35 लाख था, अब जो है 1 करोड़ कर दिया गया। लेकिन जो अखराजात हैं वो 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा होते हैं। अब आप इमेजिन करें, हम इसको यही तसव्वुर कर लें कि 1 करोड़ होते हैं। एक MNA की सैलरी कितनी होती है? 1,88,000। आप इसको 2 लाख समझ लें। 2 लाख सैलरी का मतलब है कि वो साल में कोई बनाएगा 24 लाख रुपया, ठीक है? तो वो तो उसको 3-4 साल लग जाएंगे वो 1 करोड़ पूरा करने के लिए। तो इसमें एक मतलब ये भी है कि ये सिर्फ वो करोड़ के पैसे पूरे करने के लिए नहीं आते, ये एक सोर्स है कि जिससे वो आगे मजीद भी पैसे बना रहे होते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंस बाय कर रहे होते हैं। मैं जाती तौर पे इस हक में हूं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी सैलरी 10 लाख कर दी जाए, 20 लाख कर दी जाए, लेकिन उसके बाद जो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ है वो भी लेकर आया जाए। उसमें इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि ये लोग जाती फायदे उधर से नहीं उठा रहे। अब देखिए, इस टाइम आपको पता है कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा सैलरी है? जो सबसे छोटा मुल्क है, और वो सिंगापुर है। सिंगापुर का जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उनकी सैलरी के मुकाबले में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो लगता है दर्जा 4 का मुलाजम है, ठीक है? उसकी सालाना जो सैलरी है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उसकी 4 लाख है, और इनका जो है सिंगापुर वालों का इसकी 22 लाख है। 22 लाख डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इधर जो एक वजीर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग जो हैं उनको वजीर बनाते हैं, और उनकी जो सैलरी है वो 10 लाख डॉलर बनती है सालाना। तो अच्छे लोग लेकर आए। हम जो है ना बाज़ का अजीब मामलात में पड़ जाते हैं। हमें ये भी चाहिए कि टैक्स वाले जो FBR हैं वो टैक्स भी कलेक्ट करे, लेकिन हमें इस चीज पर एतराज होता है कि इनको गाड़ियां क्यों दे रहे हैं। तो लिहाजा इनकी सैलरीज बढ़ाएं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का लॉ है उसको स्ट्रांग करें। सर मसला बताऊं क्या होता है, तनकीद मेरा ख्याल है यहाँ पर होती है जो अभी भी हो रही है कि पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल तो हल ही नहीं करते। ये जब MNA MPA बन के चले जाते हैं तो फिर उसके बाद मुड़ के अपने हलकों को देखते नहीं हैं, वहाँ पर बैठ के मरात और असम्बली में ना आने की तनख्वाह लेते हैं। और फिर उसके ऊपर जुल्म ये कि क्या आपके ख्याल में ये भी होना चाहिए कि अपनी तनख्वाह बढ़ाने का इख्तियार खुद ही होना चाहिए, या फिर इसके लिए भी कोई तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए जैसे पूछा गया? देखिए, ये तरीकाकार तो इन्होंने पार्लियामेंट नहीं करना है ना। जो एक फाइनेंस बिल है वो भी तो पार्लियामेंट पास करती है, तो अगर तनख्वाहें बढ़ेंगी वो भी इधर से बढ़ेंगी। जो आपने शिकायत की, अवाम की शिकायत, वो अपनी जगह पर जायज है, उन लोगों का बनता है, और ये वाकई एक काबिल रसाई नहीं रहते, उनसे दूर होते हैं। तो उसके लिए तो उसके लिए तो अलहदा इक़दामात लेने की जरूरत है। उसका एज सच सैलरी के साथ ताल्लुक नहीं है। अच्छा। ठीक है, सैलरी कम हो या ज्यादा हो, ये फिर ये कहेंगे जी मेरी सैलरी कम है, मैं तो दिहाड़ी लगाने गया हुआ था, ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो इशू नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इसको मशरूत किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, इनकी सैलरी 20 लाख कर दें, लेकिन जो एक मुफादात के तसादम का लॉ है वो होना चाहिए, ताकि ये लोग अपनी इस पोजीशन को अपने जेबें भरने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो करें, उससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम नहीं होंगे। यानी कि हम सैलरी बचाते रहते हैं, दूसरी तरफ से करप्शन में लोग जो हैं वो अपना कमाल कर जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। अच्छा जी, अगला सवाल भेजा गया है ढेर सारी प्यार और मोहब्बत के साथ भट्टी साहब के लिए। भट्टी साहब, आपसे आज पूछा गया है कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ रिस्ट्रिक्शंस को अपनी कामयाबी कहने वाले और अमेरिका में लॉबी करने वाले सज्जाद बरकी को इमरान खान ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी में शामिल कर दिया। क्या बरकी जैसे लोगों को ऐसी पोजीशन देकर IK साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगाने को तैयार हैं? भट्टी साहब, जवाब ज़रूर देना। शुक्रिया। सबसे पहले वो जो दिल आपने साथ लगाए हैं, जो मोहब्बतें भेजी हैं, जो प्यार निछावर करते हैं। आपको पता है मैं वन एंड ओनली हूँ, आपको पता है मैं इस पाकिस्तान में अकेला हूँ, अपनी तर्ज का अकेला। शुक्रिया मेरे भाइयों, प्यार, अपनी मोहब्बतें जारी रखो। अब मैडम शेख, आपसे सवाल है कि ये कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लगवाई हैं इन्होंने, बरकी साहब ने? सर, आपसे सवाल पूछा गया ना, अवाम का आपसे सवाल है तो जवाब भी आप ही देंगे। मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो बस पढ़ के आपको बता देती हूँ सवाल। वैसे मेरा ख्याल है वो उसको रेफ़र करे जो अमेरिका में इनसे मुतल्लिक बात हो रही थी कि लॉबिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। फिर 1-2 दफ़ा ये भी बात हुई कि वो जो US से रिस्ट्रिक्शंस आई थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी इनका बड़ा किरदार था।
पहली बात तो ये भाई, मैं अपनी आपको राय दे लूँ कि कोई भी इस मुल्क का शख्स, कोई भी, चाहे वो इमरान खान हो, जब मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ होगा तो वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करेगा। सजाद बरकी साहब की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग में इनका कोई किरदार रहा है। हाँ, ये इमरान खान के कज़न हैं और इनको जो चैप्टर का हेड बनाया है उसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं, और वो वजूहात ये हैं कि ये ट्रंप साहब की जो फैमिली है उनके बड़े करीब हैं, जैसे जुल्फ़ी बुखारी हैं। ट्रंप साहब से 3 बिजनेसमैनों के साथ ये मिल चुके हैं और एक डिनर भी कर चुके हैं, और ये बहुत वो क्या कहते हैं कि इस पिछले अरसे में पूरे जो चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसको 1 पेज पे लाने और ट्रंप साहब की पार्टी और ट्रंप साहब के वो सारा करने में इनका बड़ा किरदार है, और ये कज़न भी हैं ज़ाहिर है, तो इसलिए इन पे ट्रस्ट किया है। और ये मैं बताता चलूँ मैडम शेख कि कुछ ऐसा सुनी सुनाई कच्ची पक्की खबरें हैं कि कुछ पाबंदियों की बातें आ रही हैं, कुछ वाइट पेपर सा तैयार हो रहा है अमेरिका में, वो क्या हो रहा है अभी इस बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता। एक करारदाद भी आ रही है, सुना है दोबारा कांग्रेसमैनों की तरफ से सदर ट्रंप साहब को ख़त लिखा जाएगा। एक मीटिंग भी होने जा रही है ट्रंप साहब के साथ, और वो उसकी डेट फाइनल नहीं हो रही, और सवाल भी ट्रंप साहब से करने जा रहे हैं, और एक वाइट पेपर भी ट्रंप साहब को पेश किया जाने लगा है, और बहुत दबाव है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान पर अमेरिका के हवाले से। जो आप मोहसिन नकवी साहब जो गए हुए थे, जिस तरह वो ट्वीट्स ज़ाहिर करते हैं या वहाँ की जो हलके बता रहे हैं, तो बहुत कुछ अगले 1-1.5 महीने में होने वाला है। भट्टी साहब, ये जो आप तफसीलात बता रहे हैं बड़ी हैरान कौन, ये वाइट पेपर, कुछ पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने से मुतल्लिक जो लॉबिंग हो रही है, कौन कर रहा है और क्या क्या हो सकता है इसके नतीजे में? मैडम शेख, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमेरिका का चैप्टर है, वो जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये बरकी साहब और कोई 12 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, जो इस सारे प्रोसेस को हैंडल कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं वो सर, बाकी फैमिली के हवाले कैसी? जी क्या कहा मैडम शेख? आप कह रहे हैं पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाना चाहते हैं सर, वो कैसी? नहीं, पाबंदियां पाकिस्तान पे नहीं, जो ये अभी इसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं, ये कुछ लोगों के नाम वो देना दिए उन्होंने, जिसके हवाले से वो बात हो रही है, जो इलेक्शन के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, चादर चार दीवारी के हवाले से। अच्छा, और आपने वो कह रहे हैं ना कि सुनी सुनाई खबरें हैं, अभी उस तरह से मटीरियलाइज़ नहीं हुई, जब हुई तो ऑब्वियसली आप इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन भट्टी साहब, अगर आपने ऐसा कह दिया कि ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर इन साहब के सवाल के जवाब भी दे दे कि ऐसे लोग अगर इन रिस्ट्रिक्शंस को या पाकिस्तान में जो हो रहा है उसको अपनी कामयाबी करार देते हैं, तो क्या ये इस पोजीशन को साबित नहीं करता कि पाकिस्तान के मफाद को दाव पर लगा रहे हैं खान साहब? नहीं मैडम शेख, मैं नहीं समझता। इमरान खान अपना केस लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लड़ रहे हैं, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तहरीक इंसाफ वाले, वो उनको कंसर्न है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान का इस मामले में कोई नहीं। जब पाकिस्तान का होगा तो भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। चाहे उसके चक्कर में मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सवाल उठ जाएं, चाहे उसके चक्कर में ये जो आप पाबंदियाँ कह रहे हैं मुमकिन तौर पर वो आ जाएँ, चाहे उसके चक्कर में GSP+ वाली बातें हो जाएँ। क्या मुझे समझ नहीं आई मैडम शेख, आवाज़ बहुत आहिस्ता है। चले कोई बात नहीं भट्टी साहब, रहने दें, आज इसके ऊपर ही क्लोज़ कर देते हैं हम कि सादत हुसैन साहब ने सवाल भेजा है। आई होप जी आप सबको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे, और इसी तरह से हमें लिखते रहें, हम सवालात अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाएंगे। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब के ऊपर तो आप देख ही सकते हैं